भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई से लागू की गई। भारत को आज़ादी मिलने के बाद पहली जो शिक्षा नीति तैयार की गई वो 1968 में। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई और अभी भाजपा के काल में जो नई शिक्षा नीति ये तीसरी शिक्षा नीति है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इनके अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। इस समिति ने अपना मसौदा 30 मई 2019 को केंद्र सरकार के सुपुर्द किया था। उसके बाद यह मसौदा सुझाव के लिए लोगों के सामने रखा गया था। कई लोगों ने और अलग अलग संगठनों ने इस मसौदा में जो दोष है, जो कमी है, इसके संदर्भ में टीका की और अपने सुझाव भी भेजे। अभी जो 29 जुलाई 2020 से नई शिक्षा नीति चालू की गई, उसका मसौदा हम लोगों ने देखा तो एक बात स्पष्ट होती है कि लोगों ने जो अच्छे अच्छे सुझाव नई शिक्षा नीति के संदर्भ में दिए थे, उनका कहीं भी समावेश नहीं किया गया है। इसका अर्थ क्या है? भाजपा और आरएसएस के विचारों में जो शिक्षा नीति अभिप्रेत है, वही शिक्षा नीति लागू की गई है। तो इस संदर्भ में एक बात स्पष्ट होती है कि ये जो शिक्षा नीति है, यह शिक्षा नीति भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है और यही इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा दोष है। यह भारत सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, यह शिक्षा नीति भाजपा और जो आरएसएस है उनकी शिक्षा नीति है। और इसलिए इस शिक्षा नीति के संदर्भ में कई सवाल पैदा होते हैं। इस शिक्षा नीति के संदर्भ में कई समस्याएं और विशेषता सर्वसामान्य लोगों के बारे में या उनकी शिक्षा के संदर्भ में समस्याएं निर्माण होती है। ये जो शिक्षा नीति लागू की गई है, वो किस परिस्थिति में लागू की गई है? हम सभी को पता है कि मार्च से अपने देश में लॉकडाउन है। कोरोना का डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। बाहर लोग नहीं निकलते, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है। ऐसी परिस्थिति में यह नई शिक्षा नीति लागू करना, यह मुझे लगता है कि यह बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र है। आप सभी को पता है कि षड्यंत्र करने में आरएसएस और बीजेपी माहिर है। उनमें वो उनसे कोई तुलना नहीं कर सकते। वो बहुत ही उसके मास्टर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह नई शिक्षा नीति लागू की गई है कि जिसमें कि जो परिस्थिति अनुकूल नहीं है और जल्दबाजी में इन्होंने यह नई शिक्षा नीति लागू की। और इसके पीछे एक और कारण है। देश की इतनी बड़ी नई शिक्षा नीति, लेकिन देश के संसद में कहीं भी बहस नहीं, चर्चा नहीं।
इसका बहुत आश्चर्य लगता है कि संसद में किसी ने की तरह बहस नहीं हुई है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, अभी संसद में बहस करने का ये वक्त नहीं है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ऐसे विपरीत परिस्थिति में यह शिक्षा नीति लागू करना यह भी वक्त नहीं है। जब लॉकडाउन खत्म होता, संसद का अधिवेशन होता, उसमें चर्चा होती, तब ये शिक्षा नीति यदि लागू होती तो हम समझ सकते हैं कि इसमें आरएसएस का या उनका कोई षड्यंत्र है। लेकिन इनका ही षड्यंत्र है कि उसमें इस शिक्षा नीति में जो दोष है, जो कमियां हैं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लोगों को पता नहीं होना चाहिए, और इसलिए जल्दबाजी में यह शिक्षा नीति धोरण जाहिर किया है। अभी नई शिक्षा नीति का या उसका जो भी मसौदा है उसका विश्लेषण करने के बाद एक बात स्पष्ट है कि शिक्षा का निजीकरण करना, शिक्षा का बाजारीकरण करना, यही इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। और उसको कहा कि यह नई शिक्षा नीति है। संविधान के अनुसार हर नागरिक को समान शिक्षा मिलना चाहिए, हर नागरिक को समान परिस्थिति में एक जैसी शिक्षा मिलना चाहिए, और इस देश में गतिशीलता, परिवर्तनशीलता और आमूलाग्र बदल लाने का काम शिक्षा के द्वारा होना चाहिए था। भारतीय संविधान ने लोगों के शिक्षा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। लेकिन आज हम देखते हैं कि संविधान में शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान होने के बावजूद भी आज की जो शैक्षणिक या शिक्षा नीति है वो कितनी खतरनाक है, ये इस नई शिक्षा नीति से हमें मालूम होता है। यह नई शिक्षा जो नीति है उसके अनुसार सभी भारतीयों को शिक्षा मिलनी चाहिए कि ये जो शिक्षा नीति जो है ये सभी भारत के लोगों के हित की होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? मैं लोगों को पूछता, आपको पूछता हूं कि जो शिक्षा नीति है वो इस देश के हर नागरिक के हित में होनी चाहिए। लेकिन इस नई शिक्षा नीति का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति क्या है? ये शिक्षा नीति देश के सभी लोगों के हित की नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह शिक्षा नीति देश के जो आम लोग हैं, सर्वसामान्य लोग हैं, फिर देहात में रहने वाले लोग हों, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, या फिर जंगल पहाड़ में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों के हितों की सुरक्षा करने वाली ये शिक्षा नीति नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है यह शिक्षा नीति लोगों के विरुद्ध है। इसका अर्थ यह है कि यह शिक्षा नीति यानी यह राष्ट्रद्रोह है। मैं ऐसा मानता हूं कि नई शिक्षा नीति ने सर्वसामान्य लोग जो है, एससी, एसटी, ओबीसी और बाकी जो लोग हैं, उनके शिक्षा के संदर्भ में ख्याल नहीं रखा या ध्यान नहीं दिया है। और ये मेरे मत के अनुसार ये बड़ा राष्ट्रद्रोह ऐसा मैं मानता हूं। इस शिक्षा नीति के तहत जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं या बाकी जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, उनको स्वायत्तता अर्थात एटोनॉमस का दर्जा देने की योजना है। निजी संस्थाओं को स्वायत्तता देना, और इतना ही नहीं तो जो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं या अलग अलग जो कॉलेजेस हैं
शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको ऑटोनॉमस दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि कॉलेजेस किससे संलग्न होते हैं? विश्वविद्यालय से संलग्नित होते हैं, यानी उस कॉलेज पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण होता है। लेकिन उस कॉलेज को या जो कॉलेजेस को ऑटोनॉमस करने की जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रावधान नए शिक्षा नीति में है, उसके तहत जिस कॉलेज को या शैक्षणिक संस्थाओं को स्वायत्तता मिली है, उस कॉलेज की या शैक्षणिक संस्था की विश्वविद्यालय जो संलग्नता है वो 15 वर्ष के बाद खत्म होने वाली है। इसका अर्थ क्या है कि स्वायत्तता मिलने के बाद वो जो कॉलेज या शिक्षण संस्था है वो स्वायत्तता होने वाली है, उसका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं रहेगा। परीक्षा लेना, डिग्री देना, फीस तय करना, ये सब अधिकार इन निजी संस्थाओं को दिए गए हैं। उस पर किसी का भी अंकुश नहीं रहेगा, विश्वविद्यालय का नहीं रहेगा या बाकी कोई भी सरकारी जो यंत्रणा है उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा का निजीकरण करना, शिक्षा का बाहरीकरण करना और शिक्षा क्षेत्र को खुली छूट देना, ये इसमें प्रावधान किया है। फी के संदर्भ में इस नई शिक्षा नीति में 2 बातें हैं। पहली बात है कि निजी शिक्षा संस्थाओं को फी निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, एक। और दूसरी बात यह है कि जो फी बढ़ाने या फी में परिवर्तन करने का जो अधिकार है, फी बढ़ाने का अधिकार इस नई शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं को दिया गया है। और उनमें यह लिखा है कि तार्किक आधार पर फी बढ़ाने का अधिकार इन निजी संस्थाओं को होगा। तार्किक का मतलब क्या है? इसका कोई आधार नहीं है। यानी इसका अर्थ यह है कि जो निजी शिक्षा संस्थान है उनको खुली छूट दी गई है। पहले अर्थात प्राचीन काल में गुरुकुल होता था, एक गुरु होता था और वह गुरु शिक्षा देता था। किसको शिक्षा देना और किसको शिक्षा नहीं देना यह किस पर निर्भर होता था? उस गुरु पर निर्भर होता था। गुरु तय करता था इसको शिक्षा देना, उसको शिक्षा नहीं देना, जो ब्राह्मण है उसको शिक्षण देना, जो क्षत्रिय उसको शिक्षा नहीं देना, या जो शूद्र लोग हैं उसको तो बिल्कुल शिक्षा देना ही नहीं। तो पुराने जो गुरुकुल है वो तो अभी नहीं रहे। वो पुराने गुरुकुल इन नई शिक्षा संस्थान के द्वारा लाने का प्रयास, प्रस्तावित करने का प्रयास इस शिक्षा नीति के कारण हो रहा है। यानी आज के जमाने की जो गुरुकुल है वो गुरुकुल कौन होने वाले हैं? निजी शिक्षा संस्थान। उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। और कौन शिक्षा लेगा? जिसके पास पैसा है, जो शिक्षा खरीद सकता है, डिग्री खरीद सकता है, उसको शिक्षा मिलेगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसको शिक्षा नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर की यह राय थी कि सभी को मुफ्त और समान शिक्षा मिलनी चाहिए। बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखते हुए इस देश के हर नागरिक का ध्यान रखा था। किसी भी देश का विकास होने के लिए उस देश के जो लोग हैं वो शिक्षा में आगे आना चाहिए।
सुबुद्ध होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये विचार था कि सभी को मुफ्त और समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज क्या हो रहा है? आज 21वीं सदी में जहां लोकतंत्र है, ऐसे भारत देश में शिक्षा में निजीकरण बाजारीकरण का प्रयोग किया गया। और केवल प्रयोग ही नहीं, तो उनको गुरुकुल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह बात आम लोगों के संदर्भ में या उनके शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में बहुत खतरनाक है। हमारे देश के पीएम हमेशा कहते हैं कि देश को स्वनिर्भर होना चाहिए। स्वनिर्भर है यानी खुद का जो स्रोत है, देश का जो सोर्सेस है, उस सोर्सेस पर भारत को निर्भर बनना चाहिए। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बाहर के विश्वविद्यालय को आमंत्रण दिया जा रहा है कि आइए हमारे देश में आपके जैसे विश्वविद्यालय ने यहां विश्वविद्यालय स्थापित करें। और यहां विश्वविद्यालय जो बाहर के लोग स्थापित करेंगे, उसमें जो प्रशासन जिन लोगों के हाथ में, वो सब यहां का उच्च वर्ग होगा या का ब्राह्मण वर्ग होगा। इसका मतलब यह है शिक्षा का निजीकरण करके आज भारतीय संविधान ने आम लोगों को जो शिक्षा का जो अधिकार दिया है और लोग शिक्षा लेकर अपनी प्रगति कर रही है, उस रास्ते को बंद करना। सभी को शिक्षा नहीं मिलेगी और जो मिलेगी वो सिर्फ 12वीं तक या उनको आवश्यक जो है वही 11वीं 12वीं तक उनको शिक्षा मिल जाए। आगे उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है वो उनको नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि उच्च शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्च शिक्षा से अनुसूचित जाति, जमाती, नोमैडिक टाइप जो लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित रखने का यह प्रयास है। यह बात इसमें दिखाई देती है। यहाँ और एक जिक्र किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। सरकार का यदि नियम या इस शिक्षा नीति का यदि यही नियम है कि सभी को अपनी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए, तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल है वो सब बंद करना चाहिए और मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पहले जो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, उनमें भी यही जिक्र किया गया था कि मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन मातृभाषा का प्रयोग किसके लिए कहते हैं? देहात के लोग जो है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा लेनी चाहिए। और बाकी जो उच्च विद्या विभूषित लोग जो हैं, उन लोगों ने अंग्रेजी में शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, उन्होंने सिर्फ मातृभाषा में शिक्षा लेनी चाहिए, उनका विकास होना नहीं चाहिए। इस प्रकार की ये नीति है। एक तरफ हम देखते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, इस प्रकार की नई शिक्षा नीति में प्रावधान है, लेकिन उसमें ये लिखा नहीं गया कि कब तक ये होना चाहिए। यानी अंग्रेजी में शिक्षा देने का अभी यानी जो सिलसिला चल रहा है उसको ब्रेक लगाना और सिर्फ जो अमीर या जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनको ही अंग्रेजी में शिक्षा मिलनी चाहिए और बाकी लोगों ने अंग्रेजी में शिक्षा नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार की नीति भाषा के माध्यम से, भाषा का आधार देकर इस शिक्षा नीति में हमें दिखाई देती है। इस शिक्षा नीति में और एक जो कमी है या त्रुटि है या दोष है, वो दोष है कि जो प्राइमरी एजुकेशन था, प्राइमरी एजुकेशन के पहले आंगनबाड़ी या अंग्रेजी में नर्सरी, प्री नर्सरी जो होती थी, वो बंद करके प्राइमरी के पहले की जो 3 वर्ष है, उस 3 वर्ष को स्कूल से जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि बच्चा 3 साल से होते ही उसको आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री नर्सरी जो कोर्स है वो सरकार देगी।
अच्छी बात है कि सरकार उनकी शिक्षा, उनको शिक्षा देने वाले, लेकिन उसमें एक बात यह है कि जो संस्कार है, बच्चों पर जो संस्कार होते हैं, बच्चा जो यानी ग्रहण करता है, वो 3 साल से वो ग्रहण करने की, जो 3 साल के बाद ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो बहुत होती है, अच्छी होती है। तो उस उम्र में उन बच्चे पर ऐसे संस्कार करने का प्रावधान है कि जो संस्कार विज्ञानवादी नहीं है। इस शिक्षा नीति में प्राचीन संस्कृति और प्राचीन सभ्यता पर जोर दिया गया है। निश्चित है अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर जोर देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए, लेकिन कौन सी? वैदिक कालीन मनुस्मृति और इस शिक्षा नीति में जो जिक्र किया गया है, वो जिक्र अप्रत्यक्ष रूप से मनुस्मृति प्रणीत जो व्यवस्था थी, जो संस्कृति थी, उसका ही जिक्र किया गया है। इसका अर्थ यह है कि बचपन से ही बच्चों के मस्तिष्क पर आरएसएस के अनुकूल जो संस्कार है, वो संस्कार प्रतिबिंबित करने का काम इस शिक्षा नीति के तहत होने वाला है। पिछले हफ्ते में एनसीईआरटी के जो संचालक है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति, इनका एक विधान वृत्तपत्र में प्रकाशित हुआ। उसने ऐसा कहा कि जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम हम जल्दी ही तैयार करने वाले हैं। और उसने आगे ये कहा कि अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, उसके संदर्भ में भी एक पाठ जो है इस पाठ्यक्रम में होगा। इसका अर्थ क्या है? बच्चों को किस प्रकार की तुम शिक्षा दे रहे हो? तो बच्चों को जो शिक्षा है, वो बच्चों को विज्ञानवादी, बच्चों में समता, स्वातंत्र, भाईचारा और न्याय, ये जो मूल्य है, जो वैश्विक मूल्य है, इस वैश्विक मूल्य के संदर्भ में बच्चों को बताना चाहिए। लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत हमारे भारतीय संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, इस प्रकार की बातें पाठ्यक्रम से के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास होने वाला है। और ये जो बात ये बहुत ही खतरनाक है। एनसीईआरटी के संचालक सेनापति ने और एक बात कही थी कि गोडसे, सावरकर, गोखले, पटेल आदि जो बड़े लोग हैं, भारत के महान लोग हैं, इनके संदर्भ में भी पाठ हो गए। इसका अर्थ क्या है? इस शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा दोष और यह है कि इसमें ऐसा बताया गया कि देश को ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। अच्छा उद्देश्य है, हम उसका समर्थन करते हैं कि देश को ज्ञान के संदर्भ में महाशक्ति बनाना चाहिए, क्योंकि इस देश का इतिहास ये बताता है कि बुद्ध काल से शिक्षा का सार्वत्रिकरण हुआ और बुद्ध विहारों से ही इस देश में विश्व के प्रसिद्ध ऐसे विश्वविद्यालय निर्माण हुए। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी, रत्नागिरी, नागार्जुन आदि बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, वो विश्वविद्यालय कहाँ से निर्माण हुए? गुरुकुल से निर्माण नहीं हुए। जिस गुरुकुल का आदर्श वो लोग बताते हैं या इस शिक्षा नीति में बताया गया, उस गुरुकुल से ये विश्वविद्यालय निर्माण नहीं हुए, तो बौद्ध विहारों से निर्माण हुए। और आज भी इतिहास गवाह है। तो बौद्ध काल में ही शिक्षा का विकास हुआ है और बौद्ध काल में भारत
ज्ञान के क्षेत्र में महासत्ता थी। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, जापान, कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत आदि देशों से विद्यार्थी आते थे। ह्वेसंग का नाम आपने सुना होगा, जो चीन के थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो यहाँ आए थे और उन्होंने जो लिख कर रखा उसके आधार पर देश का इतिहास हमें मालूम होता है। तो इस देश की जो शैक्षणिक परंपरा या शिक्षा की जो परंपरा, विश्वविद्यालय की परंपरा बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। इस नई शिक्षा नीति में यह बताया कि हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण हुए, लेकिन ये नहीं पता कि बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध विहारों से ही इन विश्वविद्यालयों की निर्मित हुई। ये बात बताया नहीं। और उन्होंने ये बताया कि यह सब यानी हमारी संस्कृति, हमारी उन्हें कौन सी संस्कृति, जब भारत की संस्कृति के संदर्भ में जिक्र होता है, चर्चा होती है, उसमें बौद्ध संस्कृति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जानबूझकर बौद्ध संस्कृति की तरफ दुर्लक्ष्य किया जाता है। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है, इस शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि अभी जो शिक्षा पर जो खर्च होता है वो अभी 4.3% है जीडीपी के आधार। तो अभी जीडीपी के अनुसार ये खर्च 6% होना चाहिए, ऐसा उनका टारगेट है। लेकिन ये कब होगा तो उसमें काल मर्यादा नहीं है, और मैंने कहा कि ये होगा। तो इस शिक्षा नीति में ये कहा गया कि शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना होगा, शिक्षा पर 6% तक का खर्च होगा, लेकिन उसके बारे में कोई नियोजन नहीं है। एक तरफ ऐसा कहा गया कि हमें विश्व का ज्ञान यानी महासत्ता बननी है ज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन उसका जो नियोजन है, उद्देश्य रखना अच्छी बात है, लेकिन उस उद्देश्य को हासिल करने में, उस उद्देश्य को साध्य करने में जो नियोजन होता है शिक्षा पद्धति का या विश्वविद्यालय का, या उनका जो स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, वो स्ट्रक्चर तैयार किया गया नहीं। उद्देश्य रखा गया है, लेकिन उसका नियोजन हमें इस नई शिक्षा नीति में कहीं भी नहीं दिखाई देता। तो इसलिए कि ये जो उनका उद्देश्य है, ये उद्देश्य ऐसा लगता है कि ये तर्कहीन है। इसका जो आधार होना चाहिए, उसका जो नियोजन होना है, वो उसने नहीं किया। और ये इस शिक्षा नीति का बहुत बड़ा दोष है, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक नई बात इस शिक्षा नीति में की गई है, वो यह है कि हम देखते हैं कि 11वीं या 12वीं, जिसको हम जूनियर कॉलेज कहते हैं, ये जूनियर कॉलेज ने कॉलेज को जो सीनियर कॉलेज है उनको जोड़ा गया था। अभी इसमें ये निश्चित किया गया या ये प्रावधान किया गया कि अभी जो जूनियर कॉलेजेस हैं, ये जूनियर कॉलेजेस अभी कॉलेज का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो वो उन जूनियर कॉलेज को अर्थात 11वीं 12वीं कक्षाओं को स्कूल से जोड़ा जाएगा। हम देखते हैं कि स्कूल की जो अवस्था है वो कैसी है। 10वीं तक जो भी स्कूल हम देखते हैं उसमें प्रयोगशाला ठीक ढंग से नहीं है, उनमें अच्छा ग्रंथालय नहीं है, जो विद्यार्थियों के विकास के लिए जो भी कुछ सुविधाएं चाहिए उस सुविधा भी उस स्कूल में नहीं होती है। और बहुत ही विपरीत अर्थात दयनीय ऐसी परिस्थिति इन स्कूलों की है, और ऐसे स्कूलों को 11वीं 12वीं कक्षा जोड़ने का प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ऐसी शिक्षा नीति या ऐसी शिक्षा के संदर्भ में नीति लाई गई है जो शिक्षा का विकास करने में अवरोध निर्माण करने वाली है। और इस शिक्षा नीति के तहत किसको फायदा होने वाला है? इस शिक्षा नीति के तहत सिर्फ जो लोग अमीर हैं और जो लोग पैसा देकर
शिक्षा खरीद सकते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए इस शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। तो ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति सार्वजनिक स्कूल के लिए या सार्वजनिक जो शिक्षण संस्थाएं, सार्वजनिक संस्थाएं या शिक्षण संस्थाएं उनके लिए है। लेकिन जो प्राइवेट जो स्कूल है, जो निजी संस्थान, उसके लिए मैं उसका वो लागू हो या नहीं हो उसके बारे में कोई उसमें लिखा नहीं गया। तो क्योंकि प्राइवेट स्कूल में या बड़ी बड़ी जो शिक्षा संस्थाएं हैं, यानी जो कारपोरेट क्षेत्र है, अभी कारपोरेट क्षेत्र नई शिक्षा संस्थाएं अर्थात स्कूल कॉलेजेस चलाने का काम कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। काम नहीं है, व्यवसाय कर रहे हैं। कारपोरेट क्षेत्र जो है अभी शिक्षा क्षेत्र में आया है, क्योंकि इसमें नफा कमाने का बहुत बड़ा उनको संधि है। तो ये संधि को, इस संधि का लाभ उठाने के लिए अभी जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है, बड़े बड़े जो पूंजीवादी है, वो अपनी पूंजी लगा के नई खाजगी संस्थाएं अर्थात शिक्षण संस्थाएं, विश्वविद्यालय खोलने वाले हैं और उन्होंने खोलना चालू किया है। तो ये जो नई शिक्षा नीति वो किसके लिए है? पूंजीवादी लोगों के लिए है या सर्वआम लोगों को अच्छी और समान शिक्षा देने के लिए है? तो आज की जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के कारण अनुसूचित जाति, जमाती और जो नोमेटिक टाइप के लोग हैं, उन लोगों के ये जो नई शिक्षा नीति है, ये खिलाफ है। इन लोगों को केवल 12वीं तक शिक्षा देने की व्यवस्था ही है और बाकी उच्च शिक्षा उन्होंने नहीं लेना चाहिए। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अचरज वाली जो बात है कि स्किल के नाम पर, कौशल के नाम पर और व्यवसाय के आधार पर इन्होंने एक बात कही कि स्कूल में क्या करने वाले, उनको स्किल देने वाले हैं। और कौन सा स्किल? तो पहले के जो जाति के आधार पर जो व्यवसाय थे, उस व्यवसाय का ट्रेनिंग उन स्कूल में दिया जाने वाला है, और ताकि वो व्यवसाय लेकर वो अपनी जातिगत व्यवसाय करे। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का जो आधार था व्यवसाय, पुराने व्यवसाय ने हर जाति ने, हर वर्ण ने अपने पुराने व्यवसाय करना चाहिए, ऐसा जो मनुस्मृति का जो कानून था, उसी कानून को लागू करने के लिए ये ऐसे जातिगत आधार शुरू किए गए। जातिगत व्यवसाय विद्यार्थियों को देने का प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। और जिसके कारण ये लोग जो ग्राम देहात के, झुग्गी झोपड़ी के या जो लोग हैं, वो 10वीं 12वीं तक शिक्षा लेंगे और ये शिक्षा लेने के कारण उनको जो व्यवसाय का जो प्रशिक्षण मिलने वाला है, उसके कारण वो अलग अलग अपने ही जाति की व्यवसाय करेंगे। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति क्या दर्शाती है? ये नई शिक्षा नीति यह सर्वआम लोगों के खिलाफ है। भारतीय संविधान ने सभी को समान और मुफ्त शिक्षा देने का जो प्रावधान किया था, उसके खिलाफ है। ये नई शिक्षा नीति राष्ट्रद्रोह करने वाली है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति आम लोगों के खिलाफ है। और इतना ही नहीं कि ये नई शिक्षा नीति बहुजन समाज को गुलाम बनाने वाली है। इस बात को ख्याल में रखना आवश्यक है और इस बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आवाज उठाना और जो नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, ये नई शिक्षा नीति हम लोगों को फिर से गुलाम करने की नीति है। ये कौन सी नई नीति है? ये नई नीति फिर से देश में मनुस्मृति लाने का, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा लाने का और जातिगत व्यवस्था लाने की ये नई शिक्षा प्रणाली है या नीति है। इसका विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में बहुजन लोगों को गुलाम बनाने की यह नीति है। धन्यवाद।